जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 21। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका ये रीजनिंग के साथ शुरू होता है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो बोला जा रहा है कि एनिलिडा तथा मोलस्का की संयोजक कड़ी क्या है। एनिलिडा तथा मोलस्का की जो संयोजक कड़ी है वो आपका क्या है, तो वो है आपका नियोपाइलिना। नियोपाइलिना जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और भी कुछ देख लेते हैं, जिसे सरीसृप और पक्षी के बीच की जो संयोजक कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, युगलिना। सरीसृप और स्तनधारी के संयोजक कड़ी के बीच को हम लोग कहते हैं डकफिल्ड प्लेटिपस। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है। तो लाइपेज का जो श्रवण होता है वो होता है आमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान की पृथक शाखा के रूप में उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी का संस्थापक कौन है। हिस्टोलॉजी का जो संस्थापक है वह है मार्सेलो मलपीगी। मार्सेलो मलपीगी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और कुछ खोज देख लेते हैं, जैसे कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब कुछ देख लेंगे कि खोज और उसका खोजकर्ता, जैसे कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। उसके बाद आनुवांशिकता सिद्धांत की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। एंजाइम की खोज किसने की थी, कुहने। एंजाइम की खोज किसने की थी, तो कुहने ने की थी। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। अगला प्रश्न क्या है कि समान एवं शांत श्वसन यानी नॉर्मल एंड क्विट ब्रीथिंग को क्या कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यूपनिया। यूपनिया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यूपनिया क्या होता है कि मनुष्यों सहित स्तनधारियों में प्राकृतिक श्वास है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। धमनियों की जो कठोरता को हम लोग कहते हैं आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। आर्टीरियो स्क्लेरोसिस जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख सकते हैं कि मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है, यानी प्रेगनेंसी की जांच यानी टेस्ट की जाती है। तो हम लोग करते हैं कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसी के मदद से, यही हार्मोन की मदद से गर्भाधान की जांच हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि एसटीपी पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का भार कितना होता है। 1 लीटर गैस का भार कितना होता है। अब देखिए कि 22.4 एसटीपी पर एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 32 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम। पूछ रहा है कि 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का भार कितना होगा। अब यहाँ से निकालेंगे 1 लीटर गैस, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का भार कितना होगा। 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का जो भार निकालेंगे वो 32/22.4, पॉइंट उड़ाएंगे 0 जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.43 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में
दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये है आपका अगला प्रश्न कि x दूरी से खींची गई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। x दूरी तक अतिरिक्त खींचने में स्प्रिंग पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वो होगा आपका 30 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 30 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये रहा कि फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और राज्य पूछेगा तो वो बन गया पहला राज्य गोवा, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बना है गोवा, पहला राज्य गोवा। और पहला पूर्वोत्तर राज्य पूछेगा तो वो बना आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्रोसेट प्रोब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो नासा के द्वारा और जक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं सब किसका है। यह है आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण क्लोरीन 1737 प्लस ये जो समीकरण दिया गया है, बताना कि ये क्या है, नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है कि क्लोरीन का रूपांतरण है या आर्गन का संश्लेषण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन का रूपांतरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि बताना कि निम्न में से कौन अनुकर्मणीय अभिक्रिया है। अब अनुकर्मणीय अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती हो, अर्थात जिनमें क्रियाकारक क्रिया करके प्रतिफल तो बना लेते हैं लेकिन क्रियाफल पुनः क्रिया करके प्रतिक्रियाकारक नहीं बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। यानी एक से दूसरा बना सकते हैं लेकिन दूसरा से फिर पहला नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये इससे ये तो बना लेंगे लेकिन ये दोनों से इसको नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। बाकी तीनों का तीनों हम लोग बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं। ये सब किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्कर्मणीय। ये क्या है, उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय है, ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, जबकि ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। अगला है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का, हाइड्रोजन गैस में एनटीपी पर ध्वनि का वेग 1270 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का 4.1 मिश्रण में ध्वनि का वेग क्या होगा। हम लोग यहाँ से जानते हैं कि v1/v2 बराबर होता है m2/m1। क्यों होता है, क्योंकि जो वेग होता है वो समानुपाती 1/, होता है √m, और m क्या यहाँ गैसों का अनुभार, ये होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए ये क्या हो v1/v2 बराबर m2/m1 और हो जाएगा रूट में। चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, m2 निकालना है और m1 तो दिया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का कितना होता है, फार्मूला आता है H2, इसका अनुभार हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ से, यानी m1 का मान 2 दिया है, हमको m2 का निकालना है। m2 बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 4:1 में है, यानी हाइड्रोजन 4 के अनुपात में और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में। हाइड्रोजन का फार्मूला आता है H2, यहाँ से जब निकालेंगे ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस ऑक्सीजन होता है O2, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 है तो 32, तो 32 गुना हो जाएगा 1, अब बाय यहाँ से क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, यानी औसत भार निकाल लें, इसका औसत भार औसत अनुभार, तो ये हो जाएगा 4 + 1। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका मान 8, रख देंगे m2 की जगह 8 रखेंगे और m1 के 2, इसको 2 से 2 कटाएंगे, 4 बार में जाएगा ये, और रूट में है तो इसका बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकल जाएगा आपका, बाहर यहाँ से v1/v2 बराबर यहाँ से निकलेगा 4, v1 का मान दिया हुआ, v1 का मान कितना दिया है 1270,
1270 दिया है, और ये बाहर जो निकलेगा ना, ये निकलेगा 2, ये निकलेगा आपका 2। अब यहाँ से देखिए V1 का मान दिया 1270, और V2 निकालना है, बराबर है 2। इसको कटाएंगे तो ये निकलेगा कितना है, 635, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, स्टार्च तथा सेलुलोज निम्न में से किसकी इकाइयों के यौगिक है? वो है आपका सरल शर्करा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या, ये क्या गया, सरल शर्करा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सेलुलोज क्या है? एक अल्फा ग्लूकोज, हेक्सोज, बीटा ग्लूकोज या हेप्टोज। एक जो सेलुलोज क्या है, तो ये एक क्या है, बीटा ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बीटा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। इसी में देखेंगे जैसे पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का है कि 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं कि त्वरण F बराबर क्या होता है, एम ए। एफ यहाँ से हो गया बल, ये आपका द्रव्यमान, ये आपका त्वरण। एम एफ का मान दिया 240, एम का मान दिया 80, ए का मान आपको निकालना है। 8 से कटाएंगे 3 बार में, ए का जो मान निकला वो निकला 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन क्या होगा, सॉरी इसका ए ही होगा, क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, किसकी है, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि 4 अर्ध आयुओं के पश्चात एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अब अविघटित भाग रह जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, रह जाएगा जो भाग 100/2n, और n का मान जो यहाँ निकलेगा वो निकलेगा 4। क्या कर देंगे, 100/2 रखेंगे, यानी कि हो जाएगा ये 100/16। जब इसको कटा के भाग देंगे तो निकलेगा 6.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला ये देखिए क्या है कि धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा आपका किस राज्य में है, तो वह है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और धोलावीरा सेंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है, और ये 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में। पहला आपका दुर्ग भाग, पहला क्या है, दुर्ग भाग, उसके बाद मध्य भाग, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग, और निचला भाग, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा से सफेद खड़िया मिट्टी पट्टिका पर सेंधवकालीन 10 अक्षरों का अभिलेख मिला है, और धोलावीरा से बड़े जलाशय का भी साक्ष्य मिला हुआ है। अगला कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, और ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न आपका ये क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है, PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके सेट लगा सकते हैं। अगला है ये कि एक वस्तु का द्रव्यमान 743.48 ग्राम है, मिलीग्राम में यह द्रव्यमान कितना होगा? आप लोग जानते हैं कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। अब निकालना आपको कितना है, 743.48 ग्राम को निकालना मिलीग्राम में, तो कितना निकलेगा, यहाँ से गुना कर देंगे, 743.48 गुना में 1000। जब इसको हल करेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 743.480, ये निकलेगा मिलीग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो वो होती है लोटनिक
या उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्यू, यानी क्यू क्या होता है आपका आवेश, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। अब यहाँ से हम आई निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्यू बाय टी। क्यू का मान दिया है 20 कूलम और आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया 1 सेकंड, जब भागा देंगे यहाँ से कितना निकलेगा, वो निकलेगा 20 एम्पियर। 20 एम्पियर जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि 4 पदार्थ ए बी सी और डी क्या अपर्तनांक क्रमशः दिया गया है, तो बताना कि किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी बहुत सारे सेट में कराए हैं। तो इसमें हम लोग आपको बताए भी थे कि जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा, और जिसमें अपर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। पूछ रहा है इसमें से प्रकाश की चाल अधिकतम किसका होगा, तो जिसका अपर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो सबसे कम अपर्तनांक किसका है, वह ए का, जो कि दिया गया 1.33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में ही दिया है ए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल यानी इसको भी सूचित करते हैं, भी बराबर क्या आता है हर्ट्ज, क्या आता है हर्ट्ज गुना आवृत्ति, हर्ट्ज गुना तरंग दैर्घ्य गुना क्या आता है हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य गुना क्या आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज अब तरंग दैर्घ्य कितना दिया 2, हर्ट्ज दिया कितना 200, गुना करेंगे तो निकलेगा 400 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, तो वो करता है आपका पेस मेकर। क्या करता है पेस मेकर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पेस मेकर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी, तो अपवर्तन के बाद जो निकलेगी वो निकलेगी आपका बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, बताना कि यह तत्व कौन से वर्ग में रखा जाएगा। इसको हम लोग रखेंगे कौन से वर्ग में, पहले वर्ग में सॉरी 5वें वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। कैसे देख लेते हैं कितना इसका परमाणु संख्या है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23, इसलिए 5वें वर्ग में होंगे। ये आपका मैथ का प्रश्न है, देखिए ये भी आपका क्या है मैथ का प्रश्न है, इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है, कुल्लू घाटी के रोहतांग दर्रा से जुड़ी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में रोहतांग दर्रा। अगला है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, वो संबंधित है किससे, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उनके वेतन से। पहला में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा में आपका हो गया वेतन से, तीसरा में आपका शपथ से है, तीसरा में क्या है शपथ से, और चौथा में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। अगला प्रश्न आपका ये मैथ का है, इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से जो अपवर्तनांक बराबर होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संरेखक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है, तो संरेखक क्या करता है, संरेखक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ ना खाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला है प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कड़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, द्रव्यमान का विस्तार होगा और ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू हाफ H2O, ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं सूत्र। अगला है कि अवतल, यदि अवतल दर्पण से वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, दोनों ही क्या है, -20 सेंटीमीटर है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करना है। यहाँ देख लिया आपका u भी दिया क्या, वो दिया -20, v भी दिया -20, यहाँ से f का निकालना है, किसका निकालना है, f का। और ये अवतल दर्पण है, f भी क्या होगा, f निकालना है, देखेंगे f क्या निकलता है। f भी यहाँ से क्या निकलेगा, एफ भी किस में होगा, माइनस में होगा, एफ किस में होगा, माइनस में। अब यहाँ से निकालते 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस में 1/u। अब 1 माइनस में f होगा बराबर 1/v का मान कितना, 1/10, और ये यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/20 होगा। इसको जब सब हम हल करेंगे तो यहाँ से जो 1/f का मान निकलेगा वो निकलेगा 10 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि हमको निकालना क्या, r, जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2, r/2 होता है, r/2। अब यहाँ से हमको ये किस में मान निकला, ये निकलेगा माइनस में, f का मान किस में निकलेगा, माइनस में। और यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, r बराबर क्या होगा, 2f, 2 गुना f का मान क्या होगा, -10, हल करने के बाद हो जाएगा आपका -20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं कि v समानुपाती होता है I, अगर v बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, v घटाएंगे तो I घटेगा, इसको आधा करें, दोगुना करें, जिस तरह करेंगे उस तरह बढ़ेगा। तो आधा, अगर उसकी धारा को हम लोग विभवांतर को आधा करेंगे तो बहने वाली जो धारा भी होगी वो भी आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्या आता है कि कभी कभी मशीनों के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला कि के सेल में कौन सा ऊर्जा स्तर है, तो के सेल में आपका है प्रथम, क्योंकि के, एल, एम और एन होता है, तो पहला में आपका ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है प्रश्न, ये मैथ का ये सब आपका देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अगला कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का जो मूल नाम है वह है जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वह किया था रजनामा ने किया था। अगला है कि डैश 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था, वह था कजाकिस्तान था। ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका ये देख सकते हैं, आपका न्यूमेरिकल का है, सॉरी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके आप हल कर सकते हैं। अगला है कि मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है, तो वो होता है मध्य कान में। कौन कान में होता है, मध्य कान में होता है। कौन कौन होता है, तो होता है मेलियस, इंकस और स्टेपस। अगला है कि मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, वो करता है आपका कान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है, तो वह है तापेदिक। क्या है, तापेदिक।
सांपेदिक क्या है? फेफड़े की बीमारी है। और ये किस जीवाणु से होता है? ये होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, यही गलत है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं, बिल्कुल सही है। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, ये भी सही है। बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी है क्या आपका? गलत। सी क्या है? गलत है। सी गलत है। इसमें क्या होगा कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतने ही अधिक ऊर्जा स्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी। यह है कि आसी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, तो यह विलयन डैश हो सकता है। तो यह विलयन हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaCO Cl2 CaOCl2। अगला है कि मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। वो ब्लीचिंग पाउडर में भी, बेकिंग सोडा में भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इनमें से सभी में प्रयोग करते हैं। अगला कि किसी नाभिक में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका नाभिक। ऑप्शन नंबर बी। अब स्तनधारी के कोशिका के नाभिक का आकार जो लगभग जो है ना 6 माइक्रोमीटर होता है, जो कोशिका की कुल आयतन का 10% घेरता है। अगला है जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में औघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन औघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? कहलाती है सोनिक बूम। क्या कहलाती है? सोनिक बूम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज और नगर पालिका की संस्था से है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन वो 11वें अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 12वें अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। यानी पंचायती राज को 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है और नगर पालिका को 12वें अनुसूची में। और पंचायती राज इसमें क्या है? पंचायती राज। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बीकानेर जिले से किया था। अगला है कि निम्न में से कौन से भारत में जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? वो 10% नहीं है। तो क्या क्या स्लैब है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, जबकि 10% नहीं है। तो जीएसटी सर्वप्रथम लागू कब हुआ था? तो 1954 में। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ हुआ था? 1954 में फ्रांस में हुआ था। तो ये था हमारा टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। और हमारा कितना 5 सेट बच गया है जो कि हम कोशिश करेंगे 5 दिन में अपलोड कर दें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और ये फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाके आप सेट प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।